चलिए शुरू करते हैं। आज हम नाभिकीय भौतिकी और जो कि अंतिम चैप्टर है फिजिक्स का और अध्याय 9 है। तो याद रखिए, इससे पढ़ने से पहले मेरा एक बात सुन लिया कीजिए। अगर अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सुनने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। है पॉजिटिव कहने का मतलब है कि आसपास के लोग जो नेगेटिव हैं, आसपास के लोगों की बातों से जो आपको प्रभावित होता है मन, उस मन को शुद्ध कीजिए और समझिए कि दुनिया हमसे चलती है, ना कि लोगों से चलती है। अगर आपसे चलेगी तभी तो आपसे लोग जुड़ेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। यही तो गलत है। संलयन कैसे होगा? परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब इसकी जानकारी तो हम भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे दिया हुआ है। तो इसका जानकारी लीजिए और थोड़ा जल्दी फास्ट खत्म करेंगे क्योंकि अंतिम अध्याय है। जब किसी परमाणु का नाभिक दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जब किसी परमाणु का मतलब एटॉमिक का नाभिक दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो गया, दो टुकड़े में विभाजित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया नाभिक विखंडन कहलाएगा, नहीं कि नाभिक संलयन कहलाएगा। नाभिक विखंडन कहलाएगा। तो परमाणु का नाभिक दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाए तो उसे हम नाभिक विखंडन कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहेंगे। नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाती है, आप जो बोल सकते हैं। इसके विपरीत अगर बात करें, मतलब इसके विपरीत मतलब उल्टी बात करते हैं। जब दो अथवा अधिक परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़े मतलब नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिक संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक संलयन कहलाएगा। अब सोचिए, आपको अब याद करना है। अब याद करना है तो आप मेरी बातों को सुनिए, सिर्फ याद होगा, 100% होगा। आपका एग्जाम भी करेक्ट होगा, क्वेश्चन भी आपको वहां पे टिक लगेगा। सिर्फ सुनिएगा, मेरा रिपीट ही करना आपको एग्जाम में सफलता देगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो सुनिएगा। तो देखिए, नाभिक विखंडन और नाभिकीय संलयन बहुत ही सिंपल बात है कि डाउट होता है। तो जैसे ही दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाएगा, कौन? परमाणु, तो समझिए नाभिक विखंडन कहलाएगा। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए कि दो या अधिक परमाणु जो है, नाभिक जो है मिल जाएगा, एक मिलकर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, मिलेगा तो बड़ा होते जाएगा कि नहीं? तो बड़े नाभिक का निर्माण होगा। जैसे ही बड़े नाभिक का निर्माण हुआ तो नाभिक संलयन कहलाएगा। जहां पे मिलन की बात होगी वहां पे संलयन का बात होगा। संलयन मतलब जुड़ना। और जहां पे अलग होने की बात होगी, बंटवारे की बात होगी, दो टुकड़े की बात होगी, तो विखंडन। विखंडन मतलब अलग हो जाना, खंड खंड हो गए, है ना? तो ये समझ जाइए, जहां पे आपके झगड़े हैं वहां पे दो टुकड़े निश्चित हैं, जहां पे प्रेम है वहां पे संलयन होना आवश्यक है। ऐसे याद रख सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ये अवश्य ध्यान रखेंगे। तो दूसरा प्रश्न सुनेंगे। आधुनिक आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस में नाभिकीय औषधियां जो है नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। यह वास्तव में है। क्या वास्तव में है? तो ऑप्शन नंबर सी, रेडियो आइसोटॉप्स है। क्या है? आइसोटॉप्स है। क्लियर? तो याद रखेंगे, आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। यह वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स है। रेडियो आइसोटॉप्स है तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कहाँ पे? डायग्नोसिस की बात होगी, ट्रीटमेंट की बात होगी, मतलब निदान करने की बात होगी, उपचार करने की बात होगी। तो इसके लिए क्या होगा? हम इसके लिए क्या करेंगे? उपचार करने के लिए क्या करेंगे? निदान करने के लिए क्या करेंगे? तो प्रयोग की जाने वाली जो नाभिकीय औषधि है ना, जो औषधियाँ होती है, दवाई कहिए, मेडिसिन कहिए, मेडिकल में जो दवाई मिलता है उसकी बात हो रही है। तो नाभिकीय औषधि वास्तव में विभिन्न तत्वों के रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। क्या है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, मतलब आइसोटोप्स है।
तो जो हमारी नाभिकीय औषधियाँ जो है वास्तव में विभिन्न तत्वों के रेडियो सक्रिय मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहिए या रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, इसी से है। तो निदान उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, बोलिएगा नहीं। इनके प्रयोग से मतलब इनका हम उपाय अगर इनका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो इनके प्रयोग से मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। ट्यूमर का पता ही नहीं लगाया जाता है, कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं तथा मस्तिष्क के ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। तो कैंसर से ग्रस्त कोशिका जो भी है, हमारा सेल जो है, उसका पता लगा सकते हैं। मस्तिष्क के ट्यूमर को नष्ट किया जा सकता है। ट्यूमर का तो खुद पता लगेगा तो पता चल जाएगा ही, तो इसका उपाय भी इससे किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। पता तो करेंगे ही, नष्ट भी कर देंगे। मैं बात करता हूँ तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है कि रेडियो धार्मिक पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, वही पूछ रहा है आपसे। तो एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु मतलब आधा आयु 10 दिन है। मान लीजिए 10 दिन है, अर्ध आयु कितना है, 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा? अभिप्राय की जगह पे हो सकता है तात्पर्य दे दे, हो सकता है इसका मतलब दे दे, तो आपको ये समझना होगा। तो बताइए इसका अभिप्राय है यह है, क्या है बताइए कि इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। तो 10 दिन की बात हो रही है, अर्धायु कितना 10 दिन की बात हो रही है, तो इसका 3/4 भाग का विघटन कितने दिनों में हो जाएगा? 20 दिनों में हो जाएगा। यही आपका बता रहा है, इसका अभिप्राय यही है, मतलब यही है। अब इसका जानकारी लेते हैं। तो जानकारी लीजिए कि अर्धायु मतलब हाफ लाइफ, आधा लाइफ, हाफ हो गया ना, आधा हो गया। तो अर्ध आयु वह निश्चित समय है जिसमें कोई रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है, क्षरित होकर अपनी मात्रा का आधा रह जाता है। क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। इसलिए 10 दिन की अर्ध आयु वाला रेडियो सक्रिय तत्व 10 दिनों बाद अपनी मात्रा का आधा तथा 20 दिनों पर 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। कितने दिनों पर? 20 दिनों पर। और 10 दिनों बाद क्या हो जाएगा? अपनी मात्रा का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इस प्रकार अगर देखें तो 20 दिनों में इसकी 3/4 मात्रा का विघटन हो जाएगा। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधनों की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधनों की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। थोरियम को रखा जाता है, यूरेनियम को सुने होंगे, प्लूटोनियम को सुने होंगे, लेकिन कैडमियम को नहीं सुने होंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। परमाणु ईंधन की अगर बात करते हैं, परमाणु ईंधन मतलब एटॉमिक फ्यूल के रूप में मुख्यतः हम यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे ये पूछेगा कि परमाणु ईंधन के रूप में अगर बात करेगा, एटॉमिक फ्यूल के बारे में अगर पूछेगा तो उसमें क्या बताएगा? तो यूरेनियम मतलब U233 और U235 इसका प्रयोग होगा परमाणु ईंधन में, और प्लूटोनियम Pu239, Pu से इंडिकेट करते हैं प्लूटोनियम को, तो Pu239 का क्या होगा? प्रयोग। समझ गए? प्रयोग किया जाता है मतलब। अब ये जान गए, अधिकांश अगर परमाणु ईंधन में अगर पूछे कि किसका है, तो हम बताएंगे विखंडनीय तत्व का पाया जाता है, मतलब विखंडनीय तत्व पाया जाता है। तो परमाणु ईंधन में अधिकांश रूप से क्या पाया जाता है? विखंडनीय तत्व पाए जाते हैं। अब विखंडनीय तत्व पाए जाने के कारण क्या होगा कि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जारी रखेगा। तो नाभिकीय जो विखंडन है, विखंडन की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखता है। ठीक है, तो अधिकांश हमारे परमाणु ईंधन में विखंडनीय तत्व होते हैं, इसलिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जितनी भी होती है वो जारी रखती है। ये समझ गए होंगे। अब कैडमियम का नाम सुने होंगे, तो कैडमियम का जो है, कैडमियम की छड़ का बात करेंगे।
कैडमियम का एक छड़ बना लीजिए। छड़ का उपयोग जो है किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। किसमें किया जाता है? परमाणु रिएक्टर किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में। ये जान लीजिए क्यों किया जाता है पता है? नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है, कंट्रोल करने के रूप में किया जाता है। बस इतना ही जान लीजिए, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की बात करें। 5वां प्रश्न क्या है पता है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है वो है हमारा थोरियम। क्या है? थोरियम। थोरियम बोलिए, थोरियम, थोरियम, ठीक है, थोरियम बोल दीजिए। थोरियम जो है, ऐसे बोलने से आपको याद हो रहा है कि नहीं ये जरूर बताइएगा। भारत में थोरियम के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। थोरियम जो है हमारा प्रचुर मात्रा में भारत में मिलता है। कितने लाख टन में मिलता है? तो 4.5 से लेके 5 लाख टन तक उपलब्ध है हमारे भारत में। क्या है? थोरियम है। ये हो गए। अब थोरियम जो मुख्यतः होते हैं किस तरह होते हैं? मोनाजाइट का होते हैं। अब मोनाजाइट नामक खनिज से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपसे ये भी सवाल बन सकता है कि मोनाजाइट नामक खनिज से क्या प्राप्त किए जाते हैं? तो थोरियम प्राप्त किए जाते हैं। थोरियम जो है कितने लाख टन उपलब्ध है? तो 4.5 से लेके 5 लाख टन तक उपलब्ध हैं। कहाँ? भारत में। और थोरियम मुख्यतः कौन से खनिज से प्राप्त होते हैं? मोनाजाइट से प्राप्त होते हैं, जिसके भंडार आपको कहाँ मिलेंगे? भारत के कौन से राज्य में? केरल राज्य में। और पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र मतलब भारत के तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो थोरियम आपका अगर पूछे तो आप बताइएगा कि थोरियम जो हमारे भारत राज्य के केरल में पाए जाते हैं। पूर्वी जितने तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जैसे में हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो प्रचुर मात्रा में हो गए कि नहीं? चलिए, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है कि अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। अब अणुशक्ति से संबंधित खनिज अगर आपसे पूछे कि नहीं है तो हम बताएंगे क्रोमियम। क्रोमियम जो है नहीं है। क्या है? क्रोमियम जो है नहीं है। अब क्रोमियम नहीं है, क्यों नहीं है, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, मोनाजाइट, थोरियम और इरिडियम अणुशक्ति से संबंधित खनिज हैं। तो अणुशक्ति से संबंधित खनिज होंगे ही भाई, परमाणु से जुड़ा हुआ बात है, तो अणु भी वही तो है। तो अणुशक्ति से संबंधित है तो हम बताएंगे मोनाजाइट, थोरियम और इरिडियम जो है अणुशक्ति से संबंधित खनिज हैं। जबकि क्रोमियम अणुशक्ति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से क्रोमियम को शॉर्ट में हम KR बोलते हैं, मतलब सॉरी CR बोलते हैं। तो क्रोमियम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CR बोलते हैं। तो CR एक क्या है? चमकदार है, स्लेटी भूरे रंग की धातु है। क्या है? स्लेटी भूरे रंग की धातु है, जिसका प्रयोग जो है धब्बा रहित इस्पात तथा अन्य मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्माण में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। धब्बा रहित इस्पात है, इस पर धब्बा नहीं रहता है, धब्बा रहित इस्पात है। कौन? क्रोमियम। सातवां प्रश्न को देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सातवां प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब तारापुर है, थोड़ा धुंधला है, लेकिन सुनिए हम क्लियर कर देंगे आपको। ये अंतिम है और इसके बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के खत्म होने के बाद हम चलेंगे आपका बायोलॉजी का जो बचा हुआ हिस्सा वो खत्म करेंगे। इसके बाद ये किताब समाप्त हो जाएगा। और अगर आपको लगता है SST का मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो सारा पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि प्लेलिस्ट नहीं बना तो कमेंट करिएगा, हम वो प्लेलिस्ट आपको लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप उसे पूरा देख लीजिएगा। और 100% आप अगर जो मेरा पूरा NCERT का पढ़ के जाइएगा तो मैं चैलेंज देता हूँ कि आपका रिजल्ट होगा। ना हो ये सवाल बनता ही नहीं है GK GS में। कोई भी एग्ज़ाम देने चाहिए, नलिनी अकाडमी वादा करता है, कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम देने चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही, अवश्य आएगा। चलिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र।
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में स्थापित पहला परमाणु केंद्र है। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसका संचालन कब हुआ? वर्ष 1969 में, मतलब 69 में। तो 1969 में प्रारंभ हुआ था। किसका? तारापुर परमाणु ऊर्जा का। सवाल बनेगा ना? बनेगा। अगर आपसे ये भी सवाल बनता है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसका संचालन कब हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1969 में हुआ था। इसकी स्थापना अगर पूछे तो भारत, अमेरिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मध्य हुई, जो कि 1-2-3 समझौता के अंतर्गत अमेरिकी के सहयोग से की गई। अब देखिए 1-2-3 समझौता हुआ। अब देखिए 1-2-3 ये कौन सा है भाई? अब समझ ही में नहीं आ रहा है ना? तो याद रखिए 123 समझौताओं के अंतर्गत किया गया था। समझ गए? मतलब उसमें जो होता है ना बॉन्ड लिखाता है, तो वही समझौता हुआ ना, बॉन्ड हुआ कि भाई 123 समझौता हुए। उस समझौते के अंतर्गत अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो आपसे पूछा सवाल तो क्लियर हो जाएगा कि अगर पूछे कि बताइए हमारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किसके सहयोग से हुआ, कौन से देश के सहयोग से? तो अमेरिका के देश के सहयोग से। कितने समझौते हुए थे? तो 123 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, मतलब 123 समझौते के अंतर्गत हुए थे। अब बताइए ये भारत अमेरिका का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मध्य ये हुआ था, और इसी के सहयोग से हमारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र बना। इसकी स्थापना वर्ष कब है? तो हम बताएंगे 1969 में हुआ था। ये भारत का क्या है? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बस खत्म, भूलिएगा नहीं। अगर बात करेंगे 8वें प्रश्न का, तो 8वां प्रश्न है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो कि 1974 मतलब 1974 का आधिकारिक कूट नाम मतलब कोड नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए स्माइलिंग बुद्धा। अब सोचिए पोखरण नाभिकीय परीक्षण का 1974 का जो 1974 में हुआ था पोखरण परीक्षण, उसका जो है कोड नेम पूछेगा तो स्माइलिंग बुद्धा। देखे होंगे स्माइलिंग बुद्धा को, है ना? चलिए अब इसकी जानकारी लेना आवश्यक है। इससे सवाल कितने बनते हैं हम ये बातें करेंगे। तो सुनिए 18 अगस्त 1974 को क्या 18 अगस्त 1974 को भारत ने पोखरण परीक्षण रेंज कही या पोखरण परीक्षण प्रक्रिया कही में अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अब सवाल सुनिए क्या बनेगा। अब पूछेगा कि भाई पोखरण का जो है परीक्षण कब हुआ था, तो हम बताएंगे 18 अगस्त 1974 को हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। भारत के कौन से जिले में? राजस्थान में। राजस्थान में हुआ था। तो ये प्रथम क्या था? नाभिकीय परीक्षण था, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट था। इसका अगर कोड पूछे क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। ये सब सवाल आएगा तो क्लियर। अब सवाल क्या रहेगा? इस परीक्षण के बाद भारत विश्व की छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। तो आपसे सवाल पूछेगा, फिर आप सुन लीजिए। पुनः 11 और 13 मई 1998 के मध्य भारत ने पोखरण में ही 5 परमाणु परीक्षण किए, जिससे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, है ना? अब सुनिए क्या बात है। इससे सवाल क्या बनता है ये जानते हैं। वहां तक सवाल तो हम जान गए। अब आगे सवाल क्या बनेगा? विश्व की छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन बन गया? हमारा भारत बन गया। कौन बन गया? हमारा भारत बन गया। दोबारा कब ये हुआ था? तो 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। क्या हुआ था? तो भारत में पोखरण में ही परीक्षण हुआ था। कितने परमाणु परीक्षण हुए थे? तो 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन शक्ति। क्या रखा गया? ऑपरेशन शक्ति। भूलिएगा नहीं। चलिए 9वां प्रश्न सुनिए। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि। क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अब बात करते हैं, सुनिए।
नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों ही नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु, जो नाभिकीय परमाणु बम है, दोनों किस पे काम करती है? किस पे काम करती है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे ही काम करेगी। तो आपसे ये भी सवाल बनने की संभावना है, आपसे ये भी सवाल बनने की संभावना है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर भी और नाभिकीय परमाणु भी, दोनों। अब और जानते हैं, परंतु लग गया, क्या लग गया? परंतु। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर अगर आ जाए, मान लीजिए जहां पे परंतु लग गया, मतलब कुछ ना कुछ तो सवाल और चेंज होगा। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नियंत्रित होती है, कंट्रोल श्रृंखला, कंट्रोल सीरीज होती है, ऐसे बोलिएगा, अभिक्रिया होती है नाभिकीय रिएक्टर में, जिसमें कैडमियम की नियंत्रक छड़ों का, नियंत्रक जो रड होते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल रोड बोलिए, ठीक है। नियंत्रक छड़ों के द्वारा अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखा जाता है। क्या रखा जाता है? नियंत्रित रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। कोई दिक्कत? तो याद यही रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ों का जो उपयोग करते हैं वो कैडमियम का छड़ होता है, और कैडमियम के छड़ के अंतर्गत हम लोग करते हैं, और न्यूट्रॉन का अवशोषण करके क्या करते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? किसका अवशोषण करते हैं? न्यूट्रॉनों का अवशोषण करते हैं। अब इसी के विपरीत उल्टा चल जाइए, नाभिकीय परमाणु की ओर चल जाइए। तो इसके विपरीत जो है परमाणु बम, मतलब नाभिकीय परमाणु बम के नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया जो है अनियंत्रित होती है। इसका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, कोई कंट्रोल नहीं है। किसमें? परमाणु बम में जो नाभिकीय विखंडन है उसकी बात हो रही है, जिससे क्या होता है? उत्पन्न प्रत्येक न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। यही रिएक्टर क्या करेगा? न्यूट्रॉन का अवशोषण करेगा, लेकिन परमाणु, नाभिकीय परमाणु क्या करेगा? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को बढ़ा देगा। कौन बढ़ा देगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का काम ही है कि न्यूट्रॉन जो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को बढ़ा देगा, किसमें? नाभिकीय परमाणु बम में। और अगर नाभिकीय रिएक्टर में अगर बात करेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन क्या करेगा? अवशोषण करके कंट्रोल करेगा। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अब सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा? नाभिकीय संलयन द्वारा, जो कि हम पढ़े हैं। तो नाभिकीय संलयन जैसे ही शब्द आता है सूर्य को टिक लगाते हैं हम लोग, है ना। तो ये अब चलिए, नाभिकीय संलयन की बात हो रही है तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सूर्य एवं तारों का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम से निर्मित है। तो सूर्य हमारा जो स्टार है, हमारा जो तारा है ना, वो बताइए किससे निर्मित है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से निर्मित है। हाइड्रोजन और हीलियम का मिलकर बना है। इसमें क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन के नाभिकीय परस्पर संलयित होकर हीलियम के नाभिकीयों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब यहाँ पे मैंने तो सिर्फ पढ़ लिया, इसलिए पढ़ लिया क्योंकि आप समझ जाइए, पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना नहीं है, हमको सवाल को ढूंढना है। सवाल को ढूंढने के लिए आगे तो सवाल जान जाइए कि सूर्य और तारों में क्या होता है? हीलियम और हाइड्रोजन होता है। इसी से मिलकर बनता है सूर्य और तारा का निर्माण होता है, ये हम जान गए। इसलिए इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। किसमें? सूर्य और तारों में, ठीक है। नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? हाइड्रोजन का जो नाभिक परस्पर क्या करते हैं? संलित होते हैं, और संलित होकर क्या होते हैं? हीलियम के नाभिकों में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। और संलयित होने के बाद क्या होगा? हीलियम के नाभिक में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो हीलियम के नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो गया। और इस क्रिया में जब ये परिवर्तित क्रिया जो होगा, इस क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त हो जाएगा। अब मुक्त होने पे क्या होता है? सूर्य एवं तारों की ऊर्जा
का जो है प्रमुख स्रोत है, इसलिए सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है हमारा। तो ये नाभिकीय संलयन की बात हो गई, तो नाभिकीय संलयन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? हो गया। संवर्धित यूरेनियम होता है, तो संवर्धित यूरेनियम होता है तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 यू 235 आइसोटोप, समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप, का जो है घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। क्या होता है? कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 जिसे यू 235 भी बोल सकते हैं, आइसोटोप का घटक होता है और कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, मतलब मानव द्वारा बढ़ाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं। ठीक है, ये हम जान गए। तो यही हमारा सही था। अब 11वां प्रश्न की बात करते हैं तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो देखिए प्राकृतिक रूप से अगर पूछेगा, जैसे ही प्राकृतिक रूप से सवाल बनेगा तो इसमें दोनों में अलग हो जाएगा यूरेनियम में। कैसे? सुनिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम में यूरेनियम 238 मतलब यू 238 की मात्रा कितना होता है? 99.248% होता है, मतलब 99.248% है। तथा यूरेनियम 235 की बात करें, मतलब यू 235 की बात करेंगे की मात्रा में केवल कितना प्रतिशत होता है? 0.007% होता है, 0.07% होता है, ये बोलिएगा। तो यूरेनियम 235 है वो कृत्रिम रूप से माना जाता है और ये हमारा प्राकृतिक रूप है, जानते हैं। यूरेनियम 235 मतलब यूरेनियम 235 में नाभिकीय विखंडन का गुण होता है। तो यूरेनियम जो 35 है 235 इसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है, गुण होता है, इसलिए नाभिकीय रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है और इस नाभिकीय विखंडन होने की वजह से नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। समस्थानिकों की बात करें, आइसोटोप की बात करेंगे। समस्थानिकों को अलग करने की विधि मतलब सेपरेशन जिसे कहते हैं, आइसोटोप सेपरेशन, अलग करना मतलब सेपरेशन। तो अलग करने की विधि के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो है प्राप्त यूरेनियम यू 235 की मात्रा क्या होती है? बढ़ा दी जाती है। तो अब सोचिए इसका जो है क्या होगा? अगर मान लीजिए प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो यूरेनियम 235 की मात्रा को क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे, कृत्रिम रूप से बढ़ा सकते हैं कि नहीं? बढ़ा देंगे, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार प्राप्त यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम कहलाता है और यही बात है, इसलिए क्या होता है कि ये संवर्धित यूरेनियम में चला जाता है। ठीक है ना? तो संवर्धित यूरेनियम में कहलाएगा और कुछ नहीं। 12वां प्रश्न क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में अगर बात करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ग्रेफाइट को। क्या है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को है तो हम बात करते ही, तो सुनिए, मंदक, मंदक मॉडरेटर जिसे बोलते हैं, मंदक नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न तीव्र गति के न्यूट्रॉन की गति मंद मतलब स्लो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मतलब मॉडरेट करने के लिए, मतलब ज़्यादा स्पीड जाने ना देने के लिए, एकदम रोक देने के लिए, मंद करने के लिए, स्लो करने के लिए। तो न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन से जो उत्पन्न तीव्र गति से जो न्यूट्रॉन पैदा होता है उसको रोकने के लिए ये किया जाता है, ताकि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो जारी रख सकेंगे। तो हम जारी रखेंगे तभी तो जारी रख सकेंगे ना। ऐसे अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन को अगर मान लीजिए कंट्रोल करिएगा, स्लो करिएगा, तो न्यूट्रॉन को हम जारी रख सकते हैं, मतलब किसके लिए? तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए, है ना। एक तरह से श्रृंखला रूप से, चैन रूप से, सीरीज रूप से चलेगा ना जी। तो जारी रखने के लिए हम लोग इसको मंदक का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, अप्रयुक्त मंदक आपका है मतलब मॉडरेटर है। तो जैसे मान लीजिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर जो रिएक्टर है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में बताइए मंदक क्या होगा, मॉडरेटर क्या होगा? तो कोई मंदक नहीं होगा इसमें, कोई कंट्रोल टाइप का, कोई स्लो टाइप का मॉडरेटर नहीं लगाया रहेगा। बात है ऐसे ही याद करवाने के लिए ये सब बोलता हूँ, सिर्फ सुनिएगा। दावित जल रिएक्टर जिसे हम PWR बोलते हैं, तथा
बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जिसे VWR बोलते हैं, बॉइलिंग, ऐसे बॉइलिंग बोला जाता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो इसमें क्या होता है, मंदक जो है हल्का जल H2O होता है, मतलब H2O के रूप में मॉडरेट होता है, समझ गए, H2O के रूप में होता है, हल्का जल के रूप में होता है। अब जैसे मान लीजिए कनाडा द्वारा डिजाइन, CANDU, कैंडू बोल दीजिए अपने मन से याद करने के लिए, या CANDU बोल दीजिए, तो कनाडा द्वारा ये डिजाइन है तो इसलिए CANDU, कनाडू बोल सकते हैं, ऐसे बोल दीजिए, ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये रिएक्टर का एक प्रकार है, तो रिएक्टर का प्रकार है, तो इसमें क्या होता है, मंदक भारी जल D2 होता है, मॉडरेटर के रूप में कौन है, D2O है, तो इसमें क्या होता है, D2O के रूप में रहता है। एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर में बताइए तो ग्रेफाइट के रूप में होता है मंदक प्रयुक्त मंदक कौन सा होता है, ग्रेफाइट के रूप में होता है। चलिए 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, रेडियो धार्मिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है, तो सही क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए, कथन जो है सही है। तो सही में केवल एक ही सही है, रेडियो धार्मिकता एक नाभिकीय गुण है, और कुछ सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो सुनिए, रेडियो धर्मिता अथवा रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय गुण है। क्या है, नाभिकीय गुण है हमारे। जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, भारी परमाणु का निर्माण करते हैं। कब, दो हल्का जो नाभिक है परस्पर मिल जाएगा तब, है ना, तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाएगी, तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाएगी। अब इस सवाल को समझने के लिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए। रेडियो धार्मिकता अथवा रेडियो सक्रियता, रेडियो धार्मिकता बोलिए, रेडियो सक्रियता बोलिए, मतलब रेडियो एक्टिव बोलिए, एक क्या है, नाभिकीय अणु है। तो आपसे पूछेगा कि नाभिकीय अगर अणु बोल रहा हूँ, नाभिकीय गुण है किसका, रेडियो धार्मिकता, रेडियो सक्रियता, ये क्या है, नाभिकीय गुण है, ये हम जानते हैं। जब दो हल्के नाभिकीय परस्पर मिलेंगे तो क्या करेंगे, भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, और जो निर्माण करते हैं उसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, या नाभिकीय संलयन कहलाती है। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें, इसका उल्टा हम बात करेंगे, तो इसके विपरीत जब भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, मान लीजिए भारी नाभिक है और दो हल्के नाभिक में, मतलब टूटेगा तो हल्का तो हो जाएगा, वजन तो घट जाएगा ना, दोनों में द्वंद्व है तो अलग अलग हो जाएगा, तो कमजोर तो हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे से तो कमजोर हो जाएगा। तो दो नाभिकियों में टूटता है, तब यह प्रक्रिया हमारा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ये हम बहुत पहले से जानते हैं, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि दो अगर प्रेम से रहिएगा तो मजबूत रहिएगा, कोई अलग नहीं कर सकता, मतलब आप क्या रहेंगे, संलयन रहेंगे, नाभिकीय संलयन के रूप में रहेंगे। अगर आप दोनों लड़ जाइएगा और दोनों अलग हो जाएगा, तो दोनों में जो है निगेटिविटी होने की वजह से दोनों अलग होने से कमजोर हो जाएगा, तो आप विखंडन हो जाइएगा, तो नाभिकीय विखंडन के रूप में हो जाएगा। ये मैंने समझाया था शुरू में ही, तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट रखिए। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा याद रखें, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। इसलिए परमाणु बम से छेड़छाड़ ना कीजिए, वो विखंडन है, वो तो ऐसे ही नेगेटिविटी है, वो ऐसे ही गुस्से में है परमाणु बम, अगर छेड़ दिए तो विनाश तो कर देगा। नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम है, वो बेचारा विनाश नहीं करता, वो प्रेम से गिरेगा 2.5 मिनट, ये समझाने के लिए मैंने बोला है। लेकिन उसका अपना अपना भूमिका हर जगह। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन का सिद्धांत मानिए और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया मानिए या सिद्धांत मानिए। क्लियर? आगे बात करते हैं 14 प्रश्न। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या करता है, उपरोक्त में से सभी करता है, बीटा कण, अल्फा कण और गामा कण। ठीक है, तो रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, अल्फा बीटा गामा, ऐसे याद रखिएगा। जब किसी पदार्थ में स्वतः ही अदृश्य विकिरण
निकलती रहती है तो उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। पूछेगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यों कहते हैं, तो हम बताएंगे जब किसी पदार्थ में स्वतः स्वयं ही अदृश्य विकिरण, क्या होगा, अदृश्य विकिरण, विकिरण निकलेगा, अदृश्य जो कि दिखेगा नहीं, निकलता है, उसी पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। यह विकिरण, विकिरण जो है अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण के रूप में होता है। अल्फा कण आप जानते हैं, बीटा कण जानते हैं और गामा के रूप में जानते हैं, इसलिए विकल्प जो है सी होगा। अल्फा कण भी जानते हैं। अब 15वां प्रश्न को देखिए। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, जो ऑप्शन नंबर सी है सही है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। क्या करता है, जलाता है। सोचिए, इतना उत्पन्न करता है। तो ब्रीडर रिएक्टर जो है एक ऐसी नाभिकीय रिएक्टर है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय क्या करता है, सामग्री उत्पन्न करता है। क्या करता है, सामग्री उत्पन्न करेगा। बस इसमें ज्यादा नहीं जानकारी देना है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो हम जानते हैं थोरियम है। थोरियम का नाम सुने होंगे। थोरियम का हम ऊपर पढ़े थे, अब इस पे पढ़े थे तो हम ज्यादा सवाल तो करेंगे नहीं, पढ़ लेते हैं। थोरियम एक रेडियो एक्टिव धातु एवं महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो थोरियम क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव धातु है और महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। थोरियम भारत के, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिखेगा। देखिए, थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हम जानते हैं प्रचुर मात्रा में है, जो कि हमारा केरल हो गया, आपका केरल में मिलता है, आपको तमिलनाडु सब क्षेत्र में मिलता है, पूर्वी तट पे। तो देखिए, मोनाजाइट थोरियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मोनाजाइट क्या है, थोरियम का प्रमुख स्रोत माना जाता है, इंपॉर्टेंट स्रोत माना जाता है। मोनाजाइट का सर्वाधिक भंडार अगर पूछे आपसे कि कहाँ है, तो भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। मोनाजाइट जहाँ पाया जाएगा वहाँ समझिए थोरियम का भी हिस्सा है, क्योंकि थोरियम किससे, मोनाजाइट से ही प्राप्त होता है, ये आप जानते हैं। केरल में पाया जाता है। हो सकता है थोरियम दे दे कि थोरियम बताइए सर्वाधिक जो है भंडार कहाँ है, तो केरल में बता देगा। लेकिन अगर पूछे कि मोनाजाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो केरल ही लगाना है, क्योंकि मोनाजाइट का रूप में मोनाजाइट से ही थोरियम प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको, है ना। इसके अलावा मोनाजाइट जो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। और तमिलनाडु में तो पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी जानते हैं आप। तो और भी क्षेत्रों में पाया जाता है, और जहाँ जो पाया जाएगा वहाँ थोरियम भी पाया जाएगा, क्योंकि मोनाजाइट जहाँ वहाँ थोरियम, ऐसे याद रखेंगे। 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब नाभिकीय बम बनाने के लिए बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। इसलिए यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यूरेनियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए परमाणु या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यूरेनियम हम पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे क्या, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 235 पढ़े थे, और प्लूटोनियम 200 हम लोग 35 पढ़े थे, है ना, 239 पढ़े थे, सॉरी, पीयू कितना पढ़े थे, 239 पढ़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम जान लीजिए। नाभिकीय बम जो है नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो नाभिकीय संलयन द्वारा और नाभिकीय विखंडन दोनों की प्रक्रिया द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम बनाते हैं, नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु बम बनाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है, तथा 2 गो हो गया, तो 1 गो काट दीजिए। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, जो कि मैंने ऊपर बता भी दिया। अगर बात करेंगे 18वें प्रश्न की बात करेंगे, तो 18वां प्रश्न सुन लीजिए। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो रेडियो एक्टिव कौन सा नहीं है, तो हम बताएंगे जर्कोनियम जो है आपका
डी जो है नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है वह प्रायः रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। तो 80 से अगर अधिक है तो वो आपका रेडियो सक्रियता प्रदर्शित कर सकता है, प्रूफ कर सकता है, ऐसे बोलिएगा, मतलब दिखा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। दिए गए विकल्प में जो जर्कोनियम जो है, जर्कोनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 40 है, तो 80 से तो कम हो गया, इसलिए दिक्कत हो गया। और ये तीनों का देख लीजिए, सुन लीजिए, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं माना जाएगा, इसलिए 40 से कम है, क्योंकि 80 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए एस्टोटाइन, एस्टोटाइन जो ऊपर देख रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन में दिख रहे हैं, वो 85 है। अगर बात करेंगे हम फ्रैंसियम, फ्रैंसियम फ्रेंसियम जो है आपका, इसका कितना है? 87 है, जो कि बी नंबर में देख रहे हैं। और सी नंबर में है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, आइसोटॉप है, बस इतना जान लेना है। तो ये एक हाइड्रोजन का एक जो है हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, आइसोटॉप है, बस इतना जान लेना है। कौन है? तो ट्राइटियम का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन है? तो हमारा ट्राइटियम है। और इस बुक का, मतलब इस बुक का नहीं, इस चैप्टर का अंतिम सवाल 19वां प्रश्न, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया, कब किया गया बताइए? तो विकसित जब किया गया था, ऑप्शन नंबर किसके द्वारा, ये पूछ रहा है किस विकसित किया गया था, तो हम बताएंगे एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। तो चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हाइड्रोजन बम को सर्वप्रथम एडवर्ड टेलर द्वारा बनाया गया था। तो एडवर्ड टेलर द्वारा क्या बनाया गया? हाइड्रोजन बम बनाया गया। कब? सर्वप्रथम बनाया गया। अब कब डेट दिया ही नहीं है, डेट का मेंशन किया नहीं, तो हम डेट का मेंशन भी नहीं करना चाहेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोजन बम को सर्वप्रथम एडवर्ड टेलर द्वारा बनाया गया था। तो एडवर्ड टेलर द्वारा क्या बनाया गया? हाइड्रोजन बम बनाया गया। इन्हें हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम्स कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? एडवर्ड टेलर को। एडवर्ड टेलर को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम हम जान गए कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर ही होता है, पढ़ते हैं, जो अनियंत्रित होती है। क्या होती है? अनियंत्रित होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, वो दो रूप में हम जानेंगे। कैसे? तो देखिए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम, तो देखिए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अपार मतलब अत्यधिक ऊर्जा पार होती है, ठीक है, अपार वही होगा, अत्यधिक। अब देखिए ड्यूटेरियम को है 2, मतलब H है 2 ऊपर रखिएगा, 1 नीचे, 2 1 H लिख दीजिएगा, 3 1 H लिख दीजिएगा। तो ये ट्राइटिनियम का है और ड्यूटेरियम का 2H, 2 1 H कर दीजिएगा। 2 1 नहीं, 2 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, ठीक है ना। लेकिन ना ड्यूटेरियम मतलब 2, तो हाइड्रोजन है, H माने क्या है? एक मिनट सुन लीजिए, क्लियर कर देते, नहीं तो कहिएगा सर आप समझाए बढ़िया नहीं। तो देखिए ये हम इसलिए नहीं समझाते कि थोड़ा फास्ट चल देते, इस सब सूत्र को तो आप थोड़ा सा ऐसे ही सुनिएगा तो याद हो जाएगा। सूत्र को ज़्यादा प्रेशर से नहीं सुनिए, ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं कि सर इसका क्या अर्थ होगा, ये उतना जानकारी आवश्यक नहीं है जितना आपको एग्जाम क्रैक करना है और जॉब लेना है। लोग बेसिक, ज़्यादा बेसिक के चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए बेसिक उतना ही लीजिए जो आपके एग्जाम में आ रहा हो। देखिए ड्यूटेरियम की अगर बात करेंगे तो ड्यूटेरियम आगे तो हाइड्रोजन है तो H है, हम जान गए। अब ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं तो ड्यूटेरियम में ड्यू माने 2, ऐसे याद रखिएगा, 1 माने 1, तो हो गया कि नहीं। चलिए ट्राइटिनियम, ट्राइटिनियम मतलब 3 आपको लग रहा हो, ट्राइटिनियम 3 है ना, और H तो हाइड्रोजन है और 1 नीचे हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही हमेशा, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये अंतिम हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट आएगा, अध्याय भी आएगा, चैप्टर भी आएगा आपका क्या, रसायन विज्ञान। तो तैयार हो जाइए, उसे भी हम 8 चैप्टर है, 8 दिन में खत्म कर देंगे। और इसी तरह जल्दी ही मैं एनटीपीसी का अभिहार स्थिति का चल रहा है आपका 8 बजे, हमेशा मुफ्त टेस्ट चल रहा है, जरूर से जरूर देखिएगा। दैनिक कार्ड भी वादा करता है जिस बुक से पढ़ा रहा है उस बुक का आपका जो है, जहाँ पे क्वेश्चन है उसके बगल में लोगो लगा दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 100% रिजल्ट होगा उसका। अब एग्जाम देके आइए तो